शोभना एक गरीब परिवार की बहू थी। उसके परिवार में पति हरीश, सास कमला और एक ननद कुसुम थे। माँ जी, ये बाजरे की रोटी और चटनी। कुसुम, तुम भी रसोई में आकर अपना खाना ले लो। अरे, लाइट चली गई। इतनी गर्मी में तो मेरे से खाना खाया ही नहीं जाएगा। रात में बिजली बहुत जाने लगी है। ये हरीश कहाँ रह गया? बड़ी देर लगा दी आने में। राम राम कमला बहन, कैसी हो? अरे गोविंद जी, आओ आओ। कुसुम, जा गोविंद जी के लिए पानी ले आ। बैठो भैया जी, खाना खा लो। बस मैं अभी खाकर ही आया हूँ। मैं तो बस थोड़ा हिसाब करने आया था। मकान का किराया 2 महीने ऊपर हो गया है। बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ। अब मैं भी कितना रोकता है। बिजली विभाग वालों ने पीछे से तुम्हारी बिजली काट दी है। 1500 रुपए बिल आया है। कल सुबह जाकर हरीश को बोलना बिजली के दफ्तर में भर आएगा, नहीं तो बिजली कटी ही रहेगी। फिर गर्मी में कैसे रहोगे? अच्छा, चलता हूँ। राम राम। अब ये आफत भी आनी बाकी थी। पहले ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से बिजली और काट दी। अब अकेला हरीश भी क्या करे। तभी हरीश आ जाता है। क्या हुआ? घर में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? लाइट नहीं है क्या? हमारी बिजली काट दी गई है, बिल नहीं भरा इसलिए। क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आता। खर्चे बढ़ रहे हैं और काम है ही नहीं। बहुत से वर्कर को मालिक निकालने की सोच रहे हैं। उनका काम इतना चल नहीं रहा, इसलिए हम सबको चेतावनी दे दी है। ये महीने की तनख्वाह में से किराया गोविंद जी को दे देना। मैं कल बिजली का बिल जमा करता हुआ काम पर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। इस बार तो हरीश ने किराया और बिजली का बिल दे दिया, पर उसके मालिक ने उसके जैसे बहुत सारे वर्कर को अचानक काम से निकाल दिया। अब जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती, दिमाग बहुत खराब रहेगा। माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर में सब्जी खत्म हो रही है। सुनो, कुछ पैसे दे देते, आलू प्याज भी खत्म हो रहे हैं। ये 100 रुपए पड़े हैं, एक हफ्ता इसी से गुजारा करना। थोड़ा बचत करके चलो तुम सब। शोभना बाजार के लिए निकल गई। शोभना सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे पर एक नाली में गिरे एक छोटे से पिल्ले के रोने की आवाज आती है। ओहो, हे भगवान, ये छोटा सा पिल्ला किसका है और ये नाली में कैसे गिर गया? रुको रुको, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें नाली में से बाहर निकालती हूँ। शोभना पिल्ले को नाली में से बाहर निकालती है। नाली में गिरने के कारण पिल्ले का शरीर बहुत गंदा हो गया था। शोभना उसे उठाकर घर ले आती है। ये देखकर उसकी सास भड़क जाती है। अरे, ये किसे उठा लाई? गंदा पिल्ला नाली में कीचड़ में सना हुआ, और सब्जियां कहाँ हैं? ओह, लगता है इस पिल्ले को उठाने के चक्कर में भाभी सब्जियां वहीं भूल गई। शोभना पिल्ले को लेकर बाथरूम में जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। कुछ देर बाद वो पिल्ला बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभना एक कटोरे में दूध डालकर पिल्ले को पिलाती है। उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तू सब्जियों का थैला वहीं सड़क पर छोड़ आई, वो भी इस पिल्ले के चक्कर में। देख रहा है हरीश, ये बहू को सड़क का कुत्ता इतना प्यारा हो गया कि इसके चक्कर में ये सब्जियां तक सड़क पर भूल आई है। शोभना, ये कैसी हरकत है? तुम्हें मैंने 100 रुपए देते हुए बोला था ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी तुम नुकसान करके आई हो। कुछ तो सोचा करो। ये नाली में गिरा पड़ा था और इसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं इसे जल्दी से घर ले आई। गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थैला वहीं भूल आई। शोभना से घर में सभी गुस्सा थे। अब छोटे से प्यारे कुत्ते के आ जाने के बाद शोभना उसे बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देती थी। जानवर तो अब फिर जानवर है, वो मनुष्यों की भावनाओं को पहचान लेता है। शोभना उस पिल्ले का नाम टॉमी रखती है। टॉमी भी शोभना को बहुत प्यार करता था, पर शोभना की सास और ननद को टॉमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हरीश को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, पर उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। क्या करूं माँ, काम कहीं भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से 7000 रुपए महीने पर इस फैक्ट्री में काम मिला है। अब खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे, खर्च पर कंट्रोल भी तो हो। पहले ही घर का खर्च निकालना बड़ा मुश्किल था, ऊपर से ये इस कुत्ते को पाल रही है। जब देखो इसे रोटी, दूध और ना जाने क्या क्या खिलाती पिलाती रहती है। शोभना, मैं कल ही इस कुत्ते को एक NGO को देकर आऊंगा। हम नहीं पाल सकते, हमारे बस का नहीं है। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। ऐसे मत कहो, मेरा टॉमी से बहुत लगाव हो गया है। ये भी हमारे घर का सदस्य है। देखो, ये आप सबको भी कितना प्यार करता है। शोभना, पागल मत बनो। जानवरों से इतना लगाव रखना अच्छी बात नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं कल ही से NGO में छोड़ आऊंगा। हरीश टॉमी को जानवरों की एक संस्था में छोड़ने की बात कह देता है, जिससे शोभना टॉमी के गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो टॉमी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रही। आज हमारे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें हक से अपने पास रख लेती।
फिर मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने देती। घर में परेशानी के कारण ये तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। टॉमी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, पर मुझ गरीब के घर तुम कितने दिन रह लोगे। अच्छा है, संस्था में तुम्हारी खूब सेवा होगी, अच्छे से खाने पीने को मिलेगा। यहाँ तो तुम्हें भरपेट खाने पीने को भी नहीं मिलता है। टॉमी को प्यार करते हुए शोभना रोने लगती है। अचानक टॉमी शोभना की गोदी से उछलकर सड़क की ओर भाग जाता है। शोभना उसे पकड़ने जाती है। रात का समय था। अंधेरी सड़क पर शोभना को टॉमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शोभना की आवाज सुनकर हरीश भी उसके पीछे जाता है। टॉमी, कहाँ हो टॉमी? ये कहाँ चला गया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। शोभना, घर चलो। आधी रात के समय तुम अकेली सड़क पर एक कुत्ते के लिए पागल हो रही हो। अरे चला गया होगा, सड़क का कुत्ता है, ये ऐसे ही होते हैं। ऐसे मत कहो, जरूर टॉमी को हमारी कोई बात बुरी लगी है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं ना। शोभना, आगे हाईवे है और उसके आगे जंगल है। मुझे लगता है टॉमी जरूर जंगल की तरफ भाग गया है। बस एक बार चलो, अगर नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगी, पर कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी, उस बेचारे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। शोभना हरीश को लेकर हाईवे के आगे बने जंगल की तरफ जाती है। वो टॉमी को आवाज लगा रही थी। तभी वो देखती है टॉमी एक पेड़ के नीचे मिट्टी को कुरेद रहा है। हरीश, वो रहा टॉमी, पर ये पेड़ के नीचे अपने नाखूनों से मिट्टी क्यों खोद रहा है? जरा पास चलकर देखते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात में ये पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? शोभना और हरीश देखते हैं टॉमी जिस पेड़ के नीचे मिट्टी खोद रहा था, उस पेड़ के नीचे बहुत पुराना एक संदूक था। टॉमी शोभना को पकड़ने लगता है, मानो वो उससे कह रहा हो कि इस संदूक को उठा लो। शोभना टॉमी की बात समझ जाती है और संदूक को उठा लेती है। हरीश और शोभना संदूक को लेकर टॉमी के साथ घर आ जाते हैं। घर आकर हरीश जब संदूक को खोलकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। संदूक बहुत ही पुराने हीरे जवाहरात और गहनों से भरा हुआ था। इतने हीरे जवाहरात और गहने, ये तो कोई राजा महाराजा के जमाने का संदूक लगता है। इसका मतलब टॉमी हमें यही दिखाने के लिए ले गया था। शोभना, आज एक जानवर का प्यार जीत गया। इसने तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। मैं गलत था जो तुम्हारे और टॉमी के रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। हमसे भी गलती हुई शोभना बहू। शायद भगवान ने तुम्हारी दयालुता का फल तुम्हें दिया है और आज तुम्हारे कारण हमारे परिवार में खुशियां आ गई हैं। सब टॉमी को बहुत प्यार करते हैं। शोभना टॉमी को गोद में उठा लेती है। अब टॉमी के कारण उनके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी। ये कहानी है तृप्ति की। उसके पिता जाने माने डॉक्टर थे। नवीन और उसकी पत्नी रीना की जान अपनी इकलौती बेटी तृप्ति में बसती थी। अपने माँ बाप की दुलारी 5 साल की तृप्ति का दिल दया से भरा हुआ था। अभी पिछली सर्दियों की बात है। तृप्ति अपने पापा नवीन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आज शाम उन्हें बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे। उन्हें शाम को जाना था, लेकिन तृप्ति तो दोपहर से ही अपनी माँ से जिद करके लाल फ्रॉक पहनकर बैठ गई थी। ये फ्रॉक उसे उसके पापा ने बर्थडे पर दिया था। मम्मा, पापा कब आएंगे? देखो ना कितनी देर हो गई है। अरे बेटा, अभी तो 3 ही बजे हैं। पापा तो 7 बजे तक आएंगे। मम्मा, जल्दी से 7 बजा दो ना। तृप्ति की बात पर रीना मुस्कुरा कर रह गई। वो बेचारी अपने पापा का इंतजार करते करते सो गई। शाम को जब उसके पापा नवीन आए और उन्होंने उसे जगाया तो, पापा, रात हो गई क्या? अब रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा। अरे नहीं मेरी बेटी, ऐसे कैसे बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट? आपके पापा ने वादा जो किया था आपको यहाँ डिनर कराने का। लेकिन बेटा, अब तो रात हो गई है, इसलिए इस फ्रॉक के ऊपर स्वेटर पहन लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। नवीन और रीना तृप्ति के साथ रेस्टोरेंट पहुँचे। नवीन गाड़ी को पार्किंग में लगाने गया, तभी रेस्टोरेंट के बाहर तृप्ति की नजर एक बहुत ही बूढ़ी औरत पर गई। वो बेचारी ठंड में कांप रही थी, क्योंकि उसकी साड़ी बिल्कुल फटी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने रीना को देखा तो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। रीना अपने पर्स से पैसे निकाल ही रही थी कि पीछे से नवीन ने आवाज दी, तुम लोग अभी तक यहीं खड़ी हो? अरे अंदर चलो। रीना तृप्ति को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, लेकिन तृप्ति बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर उस बूढ़ी औरत को देखती है। नवीन ने तृप्ति की पसंद का खाना ऑर्डर किया। नवीन और रीना बातें करने लगे। जब खाना आया तो अचानक उनका ध्यान तृप्ति पर गया। अरे तृप्ति कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। तृप्ति, तृप्ति। दोनों बहुत परेशान हो गए। तृप्ति अचानक से कहाँ गायब हो गई।
उन्होंने मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि वो तो खाने का प्लेट लेकर बाहर गई है। उन्होंने होटल के सीसीटीवी में देखा तो तृप्ति सच में हाथों में खाने का प्लेट लिए बाहर जा रही थी। वो भागे भागे बाहर आए तो देखा कि तृप्ति उसी बुढ़िया के पास बैठी हुई है। वो बुढ़िया खाना खा रही है और तृप्ति उससे बातें कर रही है। आप भरपेट खाना खा लेना, अब मैं अंदर जा रही हूँ, मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। चुप चुप जियो बेटा। आपको ठंड भी लगती होगी ना, मैं अपना ये स्वेटर आपको दे दूं? लेकिन ये तो आपको छोटी होगी, क्या करूं? मैं क्या करूं? तभी नवीन और रीना वहां आ गए। रीना ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें बता कर आना था ना बेटा। मम्मा, बूढ़ी अम्मा के पास गरम कपड़े नहीं है, प्लीज इनको गरम कपड़े दिलवा दो ना। दिलवा देंगे बेटा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि हमें बिना बताए इस तरह कभी नहीं जाओगे। तृप्ति ने उनसे वादा किया। कुछ दिनों बाद की बात है। तृप्ति जब अपने स्कूल से लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक कुत्ते का मरियल सा पिल्ला देखा जो धीमी आवाज में अपनी माँ के पास बैठा कूकू कर रहा था। उसकी माँ मृत पड़ी थी। असल में किसी गाड़ी वाले ने उसकी माँ को टक्कर मार दी थी। तृप्ति का दिल उस पिल्ले को देखकर भर आया। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए घर ले आई। उसकी माँ ने जब ये देखा तो, अरे बेटा, इसे कहाँ से उठा लाई? देखो तो ये कितना गंदा है, चलो इसे बाहर छोड़ो और हैंड वॉश करो। मम्मा, क्या हम इसे नहीं रख सकते? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा पपी ले आऊंगी, इसे जाओ बाहर छोड़ाओ। माँ, ये अच्छा नहीं है क्या? जानती हो, इसकी माँ भी नहीं है। मैंने देखा रास्ते में कोई इसकी माँ को टक्कर मार गया था। माँ, ये अकेला है, प्लीज इसे रख लो ना, प्लीज माँ प्लीज। देखो ना ये कितना छोटा है, इसे हमारी जरूरत है माँ। तृप्ति की जिद के आगे रीना पिघल गई। फिर क्या, तृप्ति तो उस पिल्ले की माँ ही हो गई थी। उसे नहलाना धुलाना, उसके शरीर को तौलिए से पोंछना, रोटी खिलाना, उसका पूरा ध्यान रखना। कभी कभी तो नवीन और रीना को भी आश्चर्य होता कि तृप्ति तो खुद इतनी छोटी है लेकिन इस पिल्ले का ध्यान बड़ों की तरह रखती है। तृप्ति ने पिल्ले का नाम मोती रखा था। धीरे धीरे मोती की हालत बिल्कुल सुधर गई। अब वो पहले की तरह मरियल सा नहीं दिखता था। मोती, जाओ बॉल लेकर आओ। तुम्हें याद है रीना, मोती जब घर आया था तो इसकी हालत कैसी थी? तृप्ति ने देखो इसे कैसा बना दिया। आखिर है तो वो डॉक्टर की बेटी। मोती धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो भी तृप्ति को बहुत प्यार करता था। जब वो स्कूल चली जाती तो पूरा दिन उदास सा बैठा उसका इंतजार करता रहता। जब वो स्कूल से आती तो उछलकर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता। दोनों में से कोई एक भी बीमार होता तो फिर तो पूछिए ही मत। अगर तृप्ति बीमार होती तो मोती उसके बगल में तब तक बैठा रहता जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती, और अगर मोती बीमार हो जाता तो बेचारी तृप्ति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। वो साथ खेलते, साथ ही खाते, साथ ही बाहर घूमने जाते। एक दिन की बात है, नवीन शहर के बाहर गए हुए थे। तृप्ति अपनी माँ और मोती के साथ सुबह सुबह वॉक करके घर वापस लौट रही थी। तभी एक कार उनके आगे आकर रुकी। उससे 3 नकाबपोश लोग उतरे और तृप्ति को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगे। अरे कौन हो तुम लोग, बचाओ बचाओ। उसके बाद मोती उन बदमाशों की गाड़ी के पीछे भौंकते हुए भागा। इस बीच रीना ने उन बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। नवीन को भी उसने फोन किया। नवीन तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। ये कुत्ता तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अरे स्पीड बढ़ाना, कितनी देर पीछा करेगा ये कुत्ता? अंकल, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे जाने दो ना प्लीज। जाने देंगे, लेकिन पहले तेरे बाप से तेरी कीमत तो ले लें। बहुत पैसा कमाया है तेरे बाप ने। इस बीच मोती ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। बदमाशों को लगा कि वो बहुत पीछे छूट गया है। मोती शॉर्टकट रास्ते से भागता भागता गाड़ी के बिल्कुल पास आ गया। बदमाशों को इस बात की बिल्कुल हवा नहीं लगी। फिर उसने गाड़ी पर छलांग लगा दी और खिड़की के रास्ते अंदर घुस आया। अरे ये कुत्ता कहाँ से घुसाया? अरे कठिन। मोती, इन्हें छोड़ो मत, ये बहुत बदमाश है। मोती ने एक बदमाश के हाथ में काट लिया। वो दर्द से बिलबिला उठा। उसने गुस्से में चाकू निकाला और मोती के पेट में मार दिया। उसके पेट से खून निकलने लगा। मोती, मोती। लेकिन मोती अपनी चोट की परवाह किए बगैर उस बदमाश की छाती पर चढ़ गया और उसे अपने दांत और नाखून से नोचने लगा। वो बदमाश जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी साइड में लगाई
और गुस्से में बाहर निकल आया और तृप्ति को उठाकर उसके गले पर चाकू लगाने की कोशिश करने लगा। मोती ने उस बदमाश को छोड़ा और दूसरे बदमाश पर कूद गया और उसके मुंह को अपने जबड़े में पकड़ लिया। अरे छोड़ दे मुझे। वो बदमाश मुक्के से मोती के घाव पर मारने लगा। मोती भी दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसने उसका मुंह नहीं छोड़ा। बदमाश का मुंह लहूलुहान हो गया। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां आ गई। पुलिस ने बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रीना भी पुलिस की गाड़ी में ही आई थी। वो भागकर तृप्ति के पास गई। इधर तृप्ति ने मोती को अपनी गोद में उठा रखा था। वो बेचारा तड़प रहा था। उसके घाव से लगातार खून बह ही रहा था। वो कू कर रहा था। नहीं, रोना नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मोती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया। माँ, देखो ना इसे क्या हो गया। ये कुछ बोलता नहीं माँ, ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा माँ, इसे ठीक कर दो ना माँ, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। रीना ने देखा कि मोती की सांसें अब भी चल रही थी। वो पुलिस की गाड़ी में ही उसे लेकर अस्पताल पहुंची। उसकी हालत बहुत सीरियस थी, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश से उसकी जान बच गई। वो 1 सप्ताह अस्पताल में रहा। वो 1 सप्ताह तृप्ति के लिए बहुत भारी थे। वो परमेश्वर से हर दिन उसके ठीक होने की दुआ करती, और जब वो ठीक होकर आया तो तृप्ति ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। मोती ने अपनी बहादुरी से तृप्ति को उन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया था। नवीन और रीना उस बेजुबान के एहसान को कभी नहीं भूल सकते थे।